हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फिफ्थ लेक्चर। ठीक है, 4 लेक्चर हमने सॉल्यूशन का पढ़ लिया है। आज है फिफ्थ लेक्चर। तो फिफ्थ लेक्चर में आप उससे आगे पढ़ेंगे जो फोर्थ लेक्चर में पढ़ लिए थे। ठीक है, फोर्थ लेक्चर में हमने जो था कंसंट्रेशन को कौन कौन से टर्म में एक्सप्रेस करते हो वहां तक हमने देख लिया था सॉल्यूशन में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन भी दिया था। अगर आप किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो आज हम इस लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन जो हमने पिछले लेक्चर में दिया था। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो जो कॉन्सेप्ट हमने फोर्थ लेक्चर में पढ़ा था उसी वही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये है। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर टाइम मिला तो इससे आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। The density of solution containing 13% by mass of sulfuric acid is 1.09 gram per ml. Calculate the molarity and normality of the solution. देखिए क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लिख लेंगे कि हमें दिया क्या है। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, ये देखिए 13% बाय मास दिया है, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका 13% मास का मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 13 दिया। ठीक है, और ये डेंसिटी है। ठीक है, सॉल्यूशन का, तो d इज इक्वल टू 1.09 ग्राम पर ml। ठीक है, ये d हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी निकालना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप जानते होंगे। ये इज इक्वल टू मोलरिटी इज इक्वल टू x डी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास ये था। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में यहीं पे क्या होता था, इक्विवेलेंट मास होता था, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो इतना ही अंतर होता था नॉर्मेलिटी और मोलरिटी निकालने के लिए। और इस दोनों के बीच भी एक रिलेशन था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये सारा फार्मूला को हम यूज करके पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहले दिया हुआ है x इज इक्वल टू 13 दिया है। ठीक है, और d इज इक्वल टू 1.09 ग्राम पर ml दिया है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकाले किसका, H2SO4 का, तो यह हो जाएगा 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस इसका हो गया 64 इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पर मोल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगाने के बाद क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला में हम ये लिख देंगे। ठीक है, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन 98। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए डेंसिटी, ये मास, ये सब आ गया आपका आंसर। ठीक है, इससे मोलरिटी आ जाएगा, जो मोलरिटी वहाँ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्मेलिटी भी हम निकालें तो इससे निकाल सकते हैं x इंटू डी इंटू 10 अपॉन, यहाँ हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, फार्मूला हमने बताया था। ठीक है, इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ एन फैक्टर क्या होगा, ये एसिड है, H2SO4 क्या है, एसिड है। एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन लीव होगा। ठीक है, तब जाके आयंस बनाएगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना लीव होगा इसमें, 2। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा एन का वैल्यू। ठीक है, तो जब एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, मोलिकुलर मास कितना है 98 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास 49। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
यहाँ पे इक्विवेलेंट मास की जगह पे 49 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ से आ जाएगा नॉर्मेलिटी मोलरिटी सब आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर आपका मन करे कि नहीं ये हम फार्मूला नहीं लगाएंगे नॉर्मेलिटी का, तो आप सिंपल ये भी कर सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो ये हो गया, यहाँ से आ जाएगा, और ये एन फैक्टर क्या है 2, तो जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा नॉर्मेलिटी। ये हो गया सिंपल मेथड जो फार्मूला लगा के हम यूज करके बना लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें कि इसको स्टेप बाय स्टेप समझें तो समझ के बनाएं, तो वो अभी हम वही बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम फिर से। ये कह रहा है कि 13% जो है बाय मास क्या है, H2SO4 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो H2SO4 है वो कितना ग्राम है, 13 ग्राम है। इसका मतलब ये हो गया, मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन जो हमारा होगा, मान लिए कि वो 100 ग्राम का होगा। ठीक है, और ये जो सोल्यूट होगा 13 ग्राम है। ठीक है, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास, तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ये होता है ना, यहाँ देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम बराबर लिख सकते हैं, मास कितना है 100 अपॉन डेंसिटी कितना था 1.09 ग्राम पर ml था। ठीक है, ये ग्राम हो गया, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो जो आपके पास बचेगा यूनिट वो क्या होगा, इसको ग्राम को हटा दिए, यहाँ से ये भी हटा दिए, तो आपके पास बचा सिर्फ ml। ठीक है, तो ये जो आपका वॉल्यूम आया वो किस में आया, ml में आया। लेकिन हम क्या देखे हैं कि मोलरिटी का जो फार्मूला था वो किस में था, सिर्फ और सिर्फ लीटर में था, और नॉर्मेलिटी का फार्मूला में भी जो वॉल्यूम था वो भी लीटर में ही था। तो हम क्या करेंगे, इस ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए लीटर में कन्वर्ट हम करते हैं इसको, इस सबको मिटा दे रहे हैं जिससे कि आपको आसानी हो। ठीक है, देखिए क्या होता है कि 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, तो इतना ml बराबर क्या होगा, V इज इक्वल टू होगा 100 अपॉन 1.09 इंटू 1000। ठीक है, ये क्या हो गया, लीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो लीटर में आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका ये हो गया। आप इस वॉल्यूम को क्या करो, लिख लो कहीं। ठीक है, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। अब जो हमको निकालना है कि हमने देखा था कि मोलरिटी का जो फार्मूला था, मोलरिटी हमने देखा था कि मोलरिटी का जो फार्मूला था उसमें था मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट था अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था ना, ये था। तो वॉल्यूम तो हमारे पास आ गया, वॉल्यूम ये हमारे पास आ गया। अब बचा क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या मतलब है, मोल्स ऑफ H2SO4, मतलब मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमको निकालना है। ठीक है, तो मास हमारे पास दिया हुआ है, मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी पता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐसे निकालते हैं कि हम मान लिए कि जो मोल्स है वो n है। ठीक है, स्मॉल एन एस मान लीजिए, जिसे मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्योंकि एन फैक्टर भी यूज करेंगे हम, तो इसीलिए हम NS मान लेते हैं। NS का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू क्या होगा, 13/98 हो जाएगा। और ये 13 क्या है, 13 तो गिवन है, 13 मतलब 100 ग्राम में हमारे पास 13 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड था। तो यही हो गया, इज इक्वल टू मोल्स है, ये इतना मोल्स हमारे पास है। ठीक है, तो अब हम इसी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में। उसके बाद जो आएगा हमारे पास डाटा, वो इस तरह का डाटा आएगा। देखिए
मोलरिटी इज इक्वल टू 13/98 अपॉन 100 अपॉन 1.09 इंटू 1000। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मेलिटी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा 1.445 इंटू एम, ये वैल्यू आएगा आपका मोलरिटी का। ठीक है, अब है नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बस आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास डालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ पे मोल्स की जगह हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखना है बस, तो उसके बाद आपका ये नॉर्मेलिटी भी आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हम यहीं से एक स्टेप कर लेंगे। एक स्टेप क्या करेंगे, ये देखिए हमने क्या किया, इसको मिटा दिया। ठीक है, अब देखिए ये है हमारे पास नॉर्मेलिटी आ गया। नॉर्मेलिटी को ही हम एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ H2SO4 में एन फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मेलिटी लिखेंगे 1.445 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मेलिटी। आपको यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से। आपका जो दिल करे वो फार्मूला लगाओ, सारा फार्मूला गिवन है। जो अगर आप इस पे अभी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप चले जाइए, 4 वीडियो और है वहाँ देखिए। आप देखिए सारा कंसंट्रेशन जो है वो एक फार्मूला में लिख दिए हैं। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो याद करने में भी, लिखने में भी, क्वेश्चन बनाने में भी। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बस फार्मूला पुट करो और आंसर ले आओ, बस इतना ही आपको करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन में है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास डेंसिटी दे दिया है, तो हम मान लेते हैं लेट। ठीक है, लेट कि हमारे पास जो वॉल्यूम है 1000 ml है। 1000 ml का मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर हमारे पास वॉल्यूम है। स्टैंडर्ड यूनिट में अगर हम माने 1 लीटर का हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, प्योर वाटर जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमने मान लिए कि कितना है 1000 ml, मतलब 1 लीटर। तो जब ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया तो इस वाटर का मास आ जाएगा। तो मास इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि हमने लिख दिया, तो मास कितना आ जाएगा, मास इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ग्राम पर ml डेंसिटी इनटू 1000 ml। ठीक है, तो आपके पास जो मास आ गया, मास आ गया आपके पास 1000 ग्राम। ठीक है, तो मास मिल गया आपको। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ वाटर, प्योर वाटर। ठीक है, तो जब मास ऑफ प्योर वाटर मिल गया तो वाटर का फॉर्मूला जानते हैं आप, H2O होता है। इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल होता है इसका मोलिकुलर मास। ठीक है, जब ये मोलिकुलर मास हमारे पास पता चल गया और मास भी पता चल गया तो हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो मोल्स हमारा क्या होगा, मोल्स इज इक्वल टू होगा 1000 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर ml। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 55.5, 55.5। ठीक है, तो इतना आपके पास आ जाएगा मोल्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास मोल्स। मोल्स के बाद आपको क्या निकालना है, मोलरिटी। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मोल्स 55/5। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर,
तो ये आपका हो जाएगा 55.5 एम। 55.5 एम हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया, प्योर वाटर का जो था, प्योर वाटर का जो हम बोलेंगे मोलरिटी, तो आ जाएगा 55.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेशन कर लेना, कॉन्सेप्ट वही है। अगर कैलकुलेशन गलत होगा तो ये आंसर नहीं होगा, कुछ दूसरा होगा। ठीक है, आप देख लेना ये इतना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए कुछ और आगे, इससे आगे पढ़ लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो देखिए, अब है अगला जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। मतलब ये हो गया कि अगर ये हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर में हमको क्या करना है कि गैस को डिजोल्व करना है। ये लिक्विड है, ठीक है, पहले से इसमें प्रेजेंट लिक्विड है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, गैस डिजोल्व करना है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये हमको मेरा मेन मकसद जो होगा क्या, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस देखेंगे लिक्विड में। ठीक है, कि लिक्विड में कितना गैस सोल्यूबल है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ गैसेस आर सोल्यूबल इन लिक्विड। ठीक है, ये हम देखेंगे जनरली। तो देखिए, पहला जो है कह रहा है कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। हम आपको ये बता दें कि मान लीजिए, देखिए ये आपके पास कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में आपके पास क्या है, ये लिक्विड है, ये सारा लिक्विड है। ठीक है, तो ये लिक्विड है, तो इतना जो है ये सब लिक्विड है। मान लीजिए कि ऊपर में है हमारे पास गैसेज, गैस का मॉलिक्यूल है। ये गैस का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसमें डिजोल्व होने जाएगा। जब इसमें डिजोल्व होगा तो आपके पास जो बचेगा ऐसा कुछ होगा। मान लीजिए कि ये है हमारा लिक्विड का मॉलिक्यूल। ठीक है, और अब जो होगा ये इस बीच में आ जाएगा गैस का मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो इसी तरह हम ये देखेंगे कि गैस का मॉलिक्यूल इसमें कितना सोल्यूबल है। ठीक है, इसी मतलब ये हम देख रहे हैं कि ये जो लिक्विड था वो गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसी को बोलेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये जो था एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, मतलब उस ये दिखाएगा, वो डाटा दिखाएगा कि किसी भी लिक्विड का एबिलिटी कितना है गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, वो कितना सक्षम है उस गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब अगर हम गैस को लिक्विड में डुबाएंगे या सोल्यूबल करने के लिए ट्राई करेंगे तो कि वो दिखाएगा एबिलिटी कितना है उस लिक्विड का कि उस गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ये इसका मतलब हुआ, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का एक्चुअल मतलब यही हुआ। ठीक है, फिजिकल मीनिंग इसको बोले। तब उसी पे एक ये है, नेक्स्ट है कि ये सोल्युबिलिटी क्या होता है। ठीक है, अब ये भी आ रहा है कि ये सोल्युबिलिटी क्या होता है। तो सोल्युबिलिटी का डिफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन ml that can be dissolved by 1 ml of a liquid solvent at temperature of the experiment at 1 atmospheric pressure। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि ये आपका कंटेनर है। ठीक है, ये लिक्विड है यहाँ पे, और यहाँ गैस को हम क्या कर रहे हैं, डिजोल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और उसका वॉल्यूम क्या है, V है। ठीक है, इसका वॉल्यूम V है, स्मॉल v। ठीक है, तो स्मॉल v है, मतलब V ml है। ठीक है, और यही जो कह रहा है कि 1 ml लिक्विड में हम डिजोल्व करेंगे इसको। ठीक है, सोल्युबिलिटी डिफाइन तभी होगा जब हमारे पास सोल्युबिलिटी डिफाइन तभी होगा जब हमारे पास 1 ml ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, और कब कब कंडीशन भी दिया है कि कंडीशन STP होना चाहिए। कंडीशन STP मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और टेम्परेचर कुछ T होना चाहिए उसी टेम्परेचर पे। ठीक है, तभी हम सोल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज मेजर्ड एट STP। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP का फुल फॉर्म हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर।
कि मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम जो मेजर होगा वो किस पे मेजर होगा, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर होगा, उसी को बोलेंगे एसटीपी। ठीक है, अब कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास भी स्मॉल वी वॉल्यूम ऑफ गैस है, वो डिजोल्व हो गया कैपिटल वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, और प्रेशर कह रहा है पी है, और कंडीशन जो है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन वी इंटू पी। ये भी जो है गैस का है, गैस का वॉल्यूम है, और ये भी जो है सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। ये प्रेशर दिया हुआ है, किस प्रेशर पर वो डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब ये कह रहा है कि ये जो है सोल्युबिलिटी, कह रहा है कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो कह रहा है कि डिफरेंट फैक्टर पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जो पहला फैक्टर है कि नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट कैसा होगा और गैस कैसा होगा, जो हम अगर एक दूसरे को मिलाएंगे तो वो दोनों का नेचर डिपेंड करेगा। मान लीजिए सपोज कि आप मतलब दो बंदे हैं, ठीक है, दो बंदे हैं, ये दोनों एक दूसरे का दोस्त कब बनेगा, जब इस दोनों का नेचर सेम ही होगा। मतलब ये हुआ कि इस दोनों का नेचर पर डिपेंड करेगा कि ये दोनों दोस्त बनेगा या नहीं बनेगा। इसका मतलब यही हुआ। तो ठीक इसी तरह सोल्युबिलिटी में भी होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर भी डिसाइड करेगा कि वो सोल्युबिलिटी का रूल फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें, सोल्युबिलिटी में। ठीक है, गैस ऑफ सोल्युबिलिटी इन लिक्विड। ठीक है, तो ये टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद जो आता है हमारे पास प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये दिखाने के लिए कि गैस जो है लिक्विड में सोल्यूबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज मेरा मकसद था बस आपको क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन हमने बता दिया। क्वेश्चन बताने के बाद जो था हमने सोल्युबिलिटी का थोड़ा सा हिंट्स दे दिया कि शायद आपको समझ आ जाए कि सोल्युबिलिटी मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका फैक्टर जो इम्पोर्टेंट रहता है वो आगे देखेंगे। ठीक है, आपको आई होप कि समझ गए होंगे सोल्युबिलिटी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, तो जिससे कि हमारे अंदर एक एनर्जी आएगा, आपको एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे जिससे कि आपको भी फायदा होगा, और जिस बच्चे को मतलब जिसके पास से नोट बनाने का या इस तरह का नोट नहीं मिलता उसके लिए भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि चैनल को प्रमोट कीजिए आप लोग, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।